Hello and welcome again to this particular session. तो बेटे लास्ट सेशन में हमने 3.1 तक फिनिश अप करा था और आज के इस सेशन का आवाज हम करेंगे 3.2 से। 3.2 में कहते हैं और ये क्वेश्चन जो है काफी हद तक जो हमने 3.1 करा था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहता है F1 लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर इन F2 लिमिटेड ऑन 1/4/2024। तो 1/4/2024 को F1 लिमिटेड जो कि पेरेंट लिमिटेड है उसने 60% शेयर्स एक्वायर करे। जाहिर है कि F2 हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। क्वेश्चन में आगे ये भी दिया हुआ है कि जो फेयर वैल्यू है नेट एसेट्स की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वाज ₹3 लाख। तो जब हमने कंट्रोल एक्वायर करा सब्सिडियरी कंपनी में 1/4/2024 को, तो उनके जो नेट एसेट्स थे उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 3 लाख है। ये तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि जो F2 लिमिटेड नाम की कंपनी है, दिस इज F2 लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने 24-25 में यानी कि ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया ये भी तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आगे कहता है इंडिविजुअल एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जैसे कि 3.1 में था, इसमें भी तुम्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है। ये F1 पेरेंट है, ये इनकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, F2 की इंडिविजुअल बैलेंस शीट है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है। सिमिलर टू 3.1 इसमें भी लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड के अंदर गुडविल का अमाउंट 50,000। इंडिविजुअल बैलेंस शीट में फिर इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अमाउंट दिए हुए हैं, कंसोलिडेटेड अमाउंट भी दिया हुआ है। उसके आगे कहता है इन्वेस्टमेंट इन F2 लिमिटेड 2,30,000 की है। अब 2,30,000 की जो इन्वेस्टमेंट है जाहिर है वो सिर्फ इंडिविजुअल बैलेंस शीट में आएगी और कंसोलिडेशन में नहीं आएगी। करंट एसेट्स फिर तुम्हें दिए हुए 2 लाख, 1 लाख 80, 3 लाख 80। उसके अलावा फिर तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल ये टोटल दिया हुआ है। उसके अलावा फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख। आगे कहता है अदर इक्विटी का आइटम जहां तक F1 का है वो 4,10,000 का, F2 का 1,60,000 का, टोटल 4,46,000 दिया है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना करें। ये बच्चे सोचेंगे कि 4,10,000 प्लस 1,60,000 तो 5,70,000 होता है, 4,46,000। बेटा आपको मालूम है कि जो हमारा यानी कि पेरेंट लिमिटेड की अदर इक्विटी है 4,10,000, उसमें हमने पोस्ट एक्विजिशन शेयर अपना ऐड करा होगा और उसके बाद ये टोटल कंसोलिडेशन में लिखा होगा। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में आगे वो कहता है कि NCI जो है वो 1,44,000 की है, वो ईयर के एंड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें गिवन है। फिर करंट लायबिलिटीज हैं 1,20,000, 1 लाख और 2,20,000। लास्ट क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि 1/4/2025 को जो F1 लिमिटेड नाम की कंपनी है इट एक्वायर्ड फर्दर 10% शेयर इन F2 लिमिटेड। जो F1 लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने फर्दर 10% स्टेक्स एक्वायर करे हैं F2 लिमिटेड में और 46,000 में ये स्टेक्स एक्वायर करे हैं। यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इस क्वेश्चन में भी यही है। और आगे उसने लिखा है NCI इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट। जैसे कि 3.1 में हमें यह दिया हुआ था कि जो प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट था NCI का जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे थे वो कितना था, 30,000 तुम्हें याद होगा कि गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, लेकिन उसको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर चेंज इन होल्डिंग एंड प्रिपेयर सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब उसने ये भी कहा है कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है सेपरेट 1/4/2025 को। ये बेसिकली मेन डिमांड है 1/4/2025 को कि 1/4/2025 को मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है और सेपरेट बैलेंस शीट भी बनानी है। लेकिन जैसे कि हम लोग की आदत है थोड़ा सा मुझे समझाना भी होता है और समझ में तब ज़्यादा आता है जब थोड़ा सा डिटेल्ड सॉल्यूशन हो। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने पूरा करना शुरू करा और जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड है वो लिख सकते हैं। जो लोग मेहनत करने में इनफैक्ट आई शुड से इंटरेस्टेड है वो लिखना शुरू करें। इज इट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन को ठीक तरह से समझने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने वही लिखा जो हम हमेशा करते हैं 3.2 में। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हम पहले तो एनालिसिस करते हैं। इसमें भी हमने एनालिसिस करना शुरू करा। अब एनालिसिस करने के लिए हमने क्या करना होता है, हम ये देखते हैं कि ईयर की बिगनिंग की डेट कौन सी है। इस केस में 1/4/2024 ईयर के बिगनिंग की डेट है। क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31/3/2025 की आपकी क्लोजिंग डेट है। करेक्ट। जाहिर है कि इस क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बिगनिंग की है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो एंटायर ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, एंटायर ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड जो है
वो सारा का सारा पीरियड अब की बार पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंट्रोल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया DOC। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल 60% शेयर हमारे पास है। जब हमने कंट्रोल एक्वायर करा तो 40% उस वक्त NCI के पास है। इसका ये बेसिकली मतलब निकला। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने कहा कि एनालिसिस हम करते हैं, तो एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी आइटम। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली अदर इक्विटी दी हुई है, एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी। जाहिर है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो सब्सिडियरी कंपनी के आइटम्स का करते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी की अदर इक्विटी में पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर जिनके पास नोट्स मौजूद हैं वो अपनी बैलेंस शीट में देखें। सब्सिडियरी कंपनी F2 के कॉलम में देखें तो आप देखेंगे कि जो अदर इक्विटी है उसमें बैलेंस जो है 1,60,000 का है। तो 1,60,000 का अमाउंट आपने लिख दिया। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तुम्हें गिवन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस तुम्हें गिवन नहीं है। वैसे तो मैंने कहा है कि जब ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होता तो हम जीरो मान लेते हैं, मैंने ये कहा हुआ है, आई डू एग्री। बट यहां पर आपको ध्यान क्या देना है 3.1 में और 3.2 में यही डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि 3.1 में हमें ये नहीं गिवन था कि ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया गया, जबकि इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने 2024 से लेकर 25 के बीच में 60,000 का प्रॉफिट अर्न करा है। यानी कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इस क्वेश्चन में गिवन है 60,000। अगर 1 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है और प्रॉफिट अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में 60,000, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है तो ओपनिंग बैलेंस डेफिनेटली 40,000, जो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा वो 1 लाख का रहा होगा। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का रहा होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इस क्वेश्चन में तुम ओपनिंग बैलेंस जल्दबाजी में जीरो मत ले लेना। हाँ, मैं इसको जीरो कंसीडर करता अगर मुझे ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं होता। अगर ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो मैं ओपनिंग बैलेंस को जीरो कंसीडर करता और जीरो और 1,60,000 का जो डिफरेंस होता वो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट 60,000 गिवन है, ये हमें भूलना नहीं है। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस की फिगर हमारे पास आ गई। इज इट क्लियर टू यू? अब उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड करा प्री एक्विजिशन। अब इस क्वेश्चन में जो सारा का सारा ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो जीरो हो जाएंगे और पूरे 60,000 पोस्ट एक्विजिशन माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? P1 का मतलब प्री एक्विजिशन से है, P2 का मतलब पोस्ट एक्विजिशन से। इन प्रॉफिट्स को हासिल करने के बाद फिर जनरली हमारा जो अगला स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, इसको हम बोलेंगे एनालिसिस टेबल। अब मैंने एनालिसिस टेबल बनाना शुरू करा। एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है मुझे बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहले कॉलम में तो आप डिटेल्स लिखें, नीट जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिक एंड स्पैन काम बिल्कुल आपका होना चाहिए। डिटेल्स, उसके बाद आपने फिर अमाउंट का कॉलम लिखा, उसके बाद फिर आपने पेरेंट, इस केस में पेरेंट है F1, और उसके अलावा फिर आपने NCI लिखा। कई बार अब मैं बता चुका हूं कि इस टेबल को बनाने के पीछे बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है। हम पता करना चाहते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने थे। सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स के लिए बेसिकली हम जो अप्रोच यूज करते हैं उसको हम इक्विटी अप्रोच कहते हैं, क्योंकि नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी होता है और इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स होता है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितने हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, अब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट बिगनिंग की ही है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। अब सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल तुम्हें गिवन है वो तो बैलेंस शीट में जो गिवन है वही कैपिटल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस शीट तो ईयर के एंड की है, लेकिन हमें मालूम है कि ईयर की एंड की बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल लिखी होगी वही कैपिटल ईयर की बिगनिंग में भी रही होगी। कई बार अब ये बात भी बताई जा चुकी है। इस क्वेश्चन में जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल 2 लाख की है, तो पहले तो आप 2 लाख का अमाउंट यहाँ पर लिख दें। उसके अलावा फिर अदर इक्विटी। अब अदर इक्विटी में इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना है पहले तो ये देखें। सर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का है, अभी हमने देखा ओपनिंग बैलेंस जो हमने एनालिसिस से निकाला, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है।
और कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है नहीं। P1 मैंने लिख दिया, इसका मतलब है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इसका मतलब ईयर की बिगनिंग में अदर इक्विटी में सब्सिडियरी कंपनी के 1 लाख रुपीस थे। कोई रीवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में नहीं है, हालांकि 3.1 में रीवैल्यूएशन था। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हम दावे से कह सकते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स या इक्विटी जो थी वो 3 लाख की थी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद अब हम देखेंगे इसका 60% शेयर कितना है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी की जो टोटल इक्विटी या नेट एसेट्स हैं उसमें हम कह सकते हैं पेरेंट का हिस्सा इतना है और एनसीआई का हिस्सा इतना है 40%, दैट इज इक्वल टू 1,20,000। ये भी अब हमारे पास आ गया। जनरली इस टेबल को जब हम बनाते हैं तो 2 पार्ट में बनाते हैं, एक तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को नेट एसेट्स कितने हैं ये देखने के लिए, और उसके अलावा हम इसमें ये भी लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी। पोस्ट एक्विजिशन, तो पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी में यहां मैंने अदर इक्विटी लिखा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ अदर इक्विटी गिवन है। हमने देखा कि पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी जो है वो 60,000 है। ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट कमाए गए वो सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे। अब उस 60,000 में हमारा हिस्सा 60% है, तो 60% मेरे ख्याल से 36,000 आएगा और 40% 24,000 एनसीआई का हिस्सा हो जाएगा। इस टेबल को फ्रेम अप करने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में हमारी कोशिश रहती है कि हम गुडविल या गेन ऑन बारगेन परचेज फाइंड आउट कर लें। गुडविल और गेन ऑन बारगेन परचेज फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने यानी कि पेरेंट ने कितना कंसिडरेशन पे करा। तो कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन पे करने के लिए कंसिडरेशन कितना आपने पे करा, कितना आपने कंसिडरेशन पे करा, यानी कि इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट के आगे अमाउंट लिखा हुआ है वो कितना है। जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो हमें पता लग गया कि 1,80,000 रुपीज हमने कंसिडरेशन पे करा कंट्रोल एक्वायर करने के लिए। इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें से हम माइनस करेंगे शेयर ऑफ नेट एसेट्स। शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ पेरेंट यानी कि ऑफ F1 इन दी शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ F1 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स है जो कि तुम निकाल चुके हो 3 लाख, और उसमें आपका शेयर भी आप निकाल चुके हो 1,80,000। सॉरी, कंसिडरेशन का अमाउंट 2,30,000 था, मैंने गलती से 1,80,000 लिख दिया, मेरे दिमाग में शेयर ही घूम रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी। बैलेंस शीट के अंदर जो कंसिडरेशन यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन है वो 2,30,000 है। एक्सट्रीमली सॉरी। और पेरेंट का जो शेयर है नेट एसेट्स में वो 1,80,000 है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कंसिडरेशन का अमाउंट आपने ज्यादा पे करा है और आपका शेयर ऑफ नेट एसेट्स कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज्यादा पेमेंट करी। इसका मतलब है कि इतनी गुडविल आ गई। आपने देखा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दिखाई गई है 50,000, वो गुडविल कैसे आई मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अलावा इस स्टेप को करने के बाद फिर हम देखते हैं एनसीआई। वैसे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमारे को बनी हुई है ईयर के एंड में और उसमें एनसीआई का फिगर भी गिवन है, लेकिन मैं जस्ट तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो फिगर कैसे आई होगी। तो एनसीआई पहले तो ये देखो कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को एनसीआई कितने की है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को एनसीआई का अमाउंट कितना है ये देखने के लिए तुम्हें टेबल को देखना पड़ेगा। सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स 3 लाख के हैं, उसमें एनसीआई का हिस्सा जो है वो 1,20,000 का है। तो एनसीआई का हिस्सा जो है वो 1,20,000 का है। तो पहले तो 1,20,000 का अमाउंट आप यहां पर लिख दें। उसके बाद फिर आप इसमें ऐड करें शेयर, एनसीआई का जो शेयर है, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन अदर इक्विटी। अदर इक्विटी पोस्ट एक्विजिशन जो हमने कंप्यूट करी थी 60,000 की थी। उस 60,000 में 40% यानी कि 24,000 जो है इनका हिस्सा है। तो इसका मतलब बाय द एंड ऑफ द ईयर एनसीआई जो है वो 1,44,000 की है। तो तुम्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो कि ऑलरेडी दी हुई है, आपको ये पता लग गया कि 1,44,000 उसमें एनसीआई का शेयर है। वैसे जनरली इस स्टेप के बाद हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। जनरली इस स्टेप के बाद मैंने कहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तुम्हारे को ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा ठीक तरीके से समझाने के लिए 31/3/2025 को
मान लेते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं है और हम बना रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, आपको मालूम ही है, एसेट्स, और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी सबसे पहले आप लिखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जो पेरेंट है F1 लिमिटेड, अपनी बैलेंस शीट में देखो कि F1 लिमिटेड के कॉलम में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना गिवन है, डेट इज इक्वल टू 5 लाख, और सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में कितना गिवन है, 2,80,000 है। तो इनको मिला करके आप फिर आउटर कॉलम में लिखते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो 7,80,000 कंसोलिडेटेड अमाउंट हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद, बिकॉज क्वेश्चन में आपने गुडविल कंप्यूट करी थी, तो गुडविल को लिखना आपने भूलना नहीं है, जो भी आपका वर्किंग नोट नंबर है। गुडविल 50,000 की हमारी आ गई, तो 50,000 का फिगर मैंने यहाँ पर लिख दिया। 50,000 का फिगर लिखने के बाद फिर हमने करंट एसेट देखे, करंट एसेट्स। अब जहां तक करंट एसेट्स का सवाल है, करंट एसेट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख तो पेरेंट के हैं, और सब्सिडियरी कंपनी F2 लिमिटेड के 1,80,000 के हैं, तो डेट इज इक्वल टू 3,80,000। फिगर्स चेक करते रहना, करेक्ट। अब मैं इन सबका टोटल कर देता हूं, तो टोटल अगर हम करते हैं तो 10 तो ये हो गया, और उसमें हमने ये ऐड कर दिया 162 लाख 10, तो मेरे ख्याल से 12,10,000 आपका टोटल इसका आ रहा है। तो 12,10,000 विल बी द टोटल टू ऑफ द एसेट साइड। एसेट साइड के टोटल को देखने के बाद अब हम लायबिलिटी साइड की तरफ आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले तो इक्विटी को लिखने के बाद फिर आप लिखें शेयर कैपिटल। अब जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है, आपको मालूम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जो पेरेंट है उसकी शेयर कैपिटल ही आएगी 4 लाख। पेरेंट की शेयर कैपिटल को लिखने के बाद फिर बी आपने लिखा अदर इक्विटी। अब जहां तक अदर इक्विटी का सवाल है, पहले तो ये देखें पेरेंट के कॉलम में अदर इक्विटी कितनी दी हुई है। पेरेंट के कॉलम को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 4,10,000 की इक्विटी गिवन है, 4,10,000। फिर आप इसमें ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर। जो पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी थी वो 60,000 की थी, उसमें पेरेंट का जो शेयर था पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो है वो 36,000 का है। तो 4,10,000 प्लस 36,000 4,46,000। तो आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर अदर इक्विटी 446 की कैसे आई, ये मैं आपको बताना चाहता था। उसके अलावा जब अदर इक्विटी हम लिखेंगे तो यहां पर मुझे एनसीआई भी लिखना पड़ेगा। एनसीआई हमने अभी कंप्यूट करी रिपोर्टिंग डेट को, एनसीआई का अमाउंट 1,44,000 है। वी जस्ट कंप्यूटेड इट, करेक्ट। ये देखें अभी हमने कंप्यूट करा था 1,44,000 का था रिपोर्टिंग डेट को। उसके बाद फिर हमने इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज तुम्हें गिवन है 1,20,000 तो पेरेंट है, और सब्सिडियरी कंपनी का 1 लाख है। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 2,20,000, तो 2,20,000, और ये टोटल फिर आपका 12,10,000 आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहां तक मेरा पर्पस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले तो ये था कि मैं आपको ठीक तरीके से समझा सकूं कि ये जो तुम्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दी रहती हैं, और खास तौर से इसके अंदर जो गुडविल और अदर इक्विटी का आइटम आता है, वो कैसे आया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है वो यहां से है। अब 31/3/2025 को हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि 1/4/2025 को मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। इज इट क्लियर टू यू? अब 1/4/2025 को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि उस दिन 1/4/2025 को क्या हुआ। 1/4/2025 को इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो फर्दर एक्विजिशन या एडिशनल एक्विजिशन हुआ। जो पेरेंट है उसने कुछ फर्दर स्टेक्स एक्वायर करे, तो फर्दर एक्विजिशन कितने का हुआ? फर्दर एक्विजिशन ऑफ 10%। हमने 10% स्टेक्स और एक्वायर करे। अब आपको याद होगा 3.1 में भी मैंने कुछ इसी तरीके की चीज करी थी, तो उसको समझाने के लिए
मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे यानी कि पेरेंट को, कि जो हमने 10% स्टेक्स और एक्वायर करे उसका बेसिकली वर्थ कितना है। उसका वर्थ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो यहां पर ध्यान से देखें, जो आपको ये देखना पड़ेगा जो एनसीआई है। देखो बेटे, जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने 100% शेयर कैपिटल इश्यू करी हुई है। उस 100% में से 60% तो आपके पास है और 40% अदर शेयर होल्डर्स के पास है। इसका मतलब जो आप यानी कि पेरेंट जब एडिशनल स्टेक्स एक्वायर कर रहे हैं तो वो अदर शेयर होल्डर से कर रहे हैं ना। पहले तो इस बात को आपको समझना होगा। आपके पास एडिशनल स्टेक्स कहां से आ सकते हैं? अदर शेयर होल्डर्स के थ्रू आ सकते हैं। तो अदर शेयर होल्डर यानी कि एनसीआई। तो मैं पहले ये देखना चाहता हूं कि इस तारीख को 1/4/2025 को या इससे एक दिन पहले 31 मार्च 2025 को जो एनसीआई 40% थी उसका वर्थ या कैरिंग अमाउंट कितना है। तो एनसीआई जो 40% की है उसका जो कैरिंग अमाउंट है, हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर कैरिंग अमाउंट जो था वो 1,44,000 का था। इसका मतलब 40% एनसीआई का कैरिंग अमाउंट 1,44,000 है और हमने 10% स्टेक्स और एक्वायर करें तो 10% का प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कितना होगा ये मुझे पहले निकालना होगा। तो इसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है 1,44,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40। तो ऐसा करके आपको ये पता लग गया, अगर 1,44,000 को मैं 1/4 से डिवाइड कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 36,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने 10% स्टेक्स एक्वायर करे उसका जो वर्थ है वो 36,000 का है। इज इट क्लियर टू यू? तो वर्थ ऑफ 10% स्टेक्स इज इक्वल टू 36,000, यानी कि 36,000 जब मैंने 10% एडिशनल स्टेक्स एक्वायर करे तो जो स्टेक्स एक्वायर करे उसका जो वर्थ है वो 36,000 का है। लेकिन 36,000 के शेयर्स को हासिल करने के लिए मैंने पैसा कितना पे करा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि हमने 40,000 रुपीज पे करे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कुछ लॉस हो गया और एंट्री तुम्हारी क्या हो जाएगी? लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि एक तो पहले एनसीआई 36,000 से कम हो जाएगी क्योंकि पहले एनसीआई 40% 1,44,000 के बराबर थी। अब उस 40% में से 10% स्टेक्स हमने खरीद लिया और उस 10% स्टेक्स का प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट 36 है। तो 1,44,000 की जो आपकी एनसीआई थी वो 36,000 से कम हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो एनसीआई को तो आप डेबिट करेंगे और आपको लॉस हो गया। लॉस किस लिए हो गया? क्योंकि जो 36,000 वर्थ के आपने शेयर खरीदे उनको खरीदने के लिए आपने 46,000 रुपीज क्वेश्चन में दिए जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब लॉस आपका कितने का हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा और कैश आपका बाहर कितना चले जाएगा? 46,000, बिकॉज आपने 46,000 रुपीज देकर के एडिशनल स्टेक्स खरीदे हैं। 46,000। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं इस दिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकता हूं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है यानी कि इस क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन यही है। यहां से मेन सॉल्यूशन है 1/4/2025 से। उससे पहले जो मैंने चीजें करी वो सिर्फ मुझे आपको समझाना था। तो 1/4/2025 को अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना। जो कंसोलिडेटेड का कॉलम है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ उसी को देखना है और इन तीन चीजों में जो इफेक्ट आया है उस इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर देना है। दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 5 लाख प्लस 2,80,000 तो 7,80,000 तुम्हें गिवन थी। मैंने डायरेक्ट कंसोलिडेटेड अमाउंट लिख दिया। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू आएगी। गुडविल 50,000 की थी तो गुडविल में 50,000 रुपीज ही आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने 31/3/2025 को बनाई है सेम बैलेंस शीट बनेगी, बस एक आध आइटम में चेंज आएगा जो ऑलरेडी मैंने यहां पर एंट्री में लिखे हैं। केवल इन आइटम में चेंज आएगा। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को लिखने के बाद इन्वेस्टमेंट तो आएंगी नहीं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ नहीं लिखा। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में तुम्हें करंट एसेट्स गिवन है तो करंट एसेट्स आप लिखेंगे। अब करंट एसेट आपको क्वेश्चन में 2 लाख के गिवन थे, याद आया आपको?
F1 के, और F1 ने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करी है टेक्निकली, करेक्ट, और 1,80,000 जो हैं सब्सिडियरी कंपनी का था। टोटल 3,80,000 का कंसोलिडेटेड अमाउंट हमने लिखा है 31/3/2025 को, जो हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। बिकॉज हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने हमने जो करी वो 46,000 की करी, तो इसका मतलब कैश 46,000 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन में कैश अलग से गिवन नहीं है, तो करंट एसेट्स के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि कैश इंक्लूडेड है, तो 46,000 हम उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो 3,80,000 में से 46,000 माइनस करने के बाद 3,34,000 आप करंट एसेट आउटर कॉलम में लिख दें, और फिर अब आप इसका टोटल बताने की कोशिश करें। कोई जरा जल्दी से बताए टोटल। 11,64,000 अविनाश आर्या ने बताया है, ये करेक्ट। अविनाश आर्या जो है वो इस वक्त गोरखपुर से ये आंसर आया है, थैंक यू सो मच। तो 11,64,000। उसके अलावा इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम देखेंगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल, चलो अब मैंने डायरेक्टली पहले इक्विटी नहीं लिखी, अब शेयर कैपिटल ही लिखती, कोई बात नहीं। शेयर कैपिटल 4 लाख की थी, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। अदर इक्विटी आपकी जो थी, इससे पहले जो हमने अदर इक्विटी यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है 4,46,000 की लिखी है। अब 4,46,000 की जो आपकी अदर इक्विटी थी, बिकॉज लॉस हो गया 10,000 का, इजंट इट और नॉट, तो 10,000 से ये कम हो जाएगी, और 4,36,000 का अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। उसके अलावा फिर एनसीआई क्वेश्चन में गिवन है, एनसीआई इक्विटी के अंदर ही दिखाते हैं लेकिन सेपरेट लाइन आइटम के रूप में दिखाते हैं। अब एनसीआई पहले 1,44,000 की थी, अब 1,44,000 के कैरिंग अमाउंट में से 36,000 का कैरिंग अमाउंट अलग हो गया, करेक्ट। तो आउटर कॉलम में मैं अब लिखूंगा कितना बच जाएगा भाई, 1,44,000 में से 36 तो 1,08,000, तो 1,08,000। और उसके बाद फाइनली फिर मैंने करंट लायबिलिटी लिखी, करंट लायबिलिटी कंसोलिडेटेड अमाउंट 2,20,000। उसके बाद फिर आप इसको टोटल कर लेंगे, टोटल 11,64,000 आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद, ये था सेक्शन 3, हमने पूरे चैप्टर्स को डिफरेंट सेक्शंस में बांटा हुआ है। अब अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन 4 है। अब देखो, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे उसमें हमने कुछ एडिशनल स्टेक्स एक्वायर करे थे, करेक्ट, यानी कि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी थी। जितने शेयर्स हमारे पास थे हमने और शेयर एक्वायर करे, कहने का मतलब ये है सिंपल अल्फाजों में। अब ये जो टॉपिक ले रहे हैं इसमें उल्टा हो रहा है, सेल ऑफ स्टेक्स, यानी कि इसमें एंटिटी जो है, जो उसके पास ऑलरेडी स्टेक्स हैं उसमें से कुछ स्टेक्स बेच रही है। तो सेल ऑफ स्टेक्स को समझने के लिए ये डायरेक्टली मैंने आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन लिया। मैंने कहा कोशिश हमारी यही है कि जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स के रूप में हो, चाहे वो क्वेश्चंस के रूप में हो, चाहे वो अनसॉल्व के रूप में हो, सारी की सारी कवरेज करी जाए। अब इसको समझने के लिए 4.1 को आप पहले देखें, सेल ऑफ स्टेक्स में हमें क्या करना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मुस्तकम है, स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। पी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, कहता है, और कहता है उसके नंबर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है। सिंपल वर्ड्स में इस लाइन का क्या मतलब निकला, पहले तो ये बताओ। वो कह रहा है कि कोई कंपनी है पी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, पी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी है ऑलरेडी, करेक्ट। और वो कह रहा है कि ये जो कंपनी है इसकी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं, और ये सारी की सारी सब्सिडियरीज जो हैं होली ओन्ड है। मान लेते हैं इसकी एक सब्सिडियरी S1 है, एक S2 है, एक S3 है, एक S4 है, एक S5 है, करेक्ट। वो क्या कह रहा है कि ये जो पी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसके पास या इसके अंडर में, इसके कंट्रोल में नंबर ऑफ होली ओन्ड मीन्स 100% स्टेक्स जो है हमारे पास हैं, तो नंबर ऑफ सब्सिडियरीज कंपनीज हैं।
एज एट 31 मार्च 2025, यानी कि एज एट 31 मार्च 2025 को पी प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में कई बहुत सारी होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनीज हैं। आगे कहते हैं पी प्राइवेट लिमिटेड्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द ग्रुप कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग एस प्राइवेट लिमिटेड्स एसेट एंड लायबिलिटी एज एट 31 ऑफ मार्च 2025 इज एज फॉलो। अब मैंने कहा इस बस लाइन को समझना ही है। जैसे ही आप इस लाइन को समझ जाएंगे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस लाइन को, ये जो हमें दी हुई है, इस लाइन का मतलब क्या निकला। वो कह रहे हैं कि पी प्राइवेट लिमिटेड की कंसोलिडेटेड अमाउंट तो गिवन है, ये कंसोलिडेटेड है। जब हम कंसोलिडेशन में लिखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मान लेते हैं कि पी प्राइवेट लिमिटेड पेरेंट है और इसकी 5 सब्सिडियरी कंपनी है, सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 5 सब्सिडियरी कंपनी है। तो जब कंसोलिडेटेड ये अमाउंट आया होगा, तो ये कंसोलिडेटेड अमाउंट कैसे आया होगा? जो पी लिमिटेड के खुद के एसेट हैं और ये जो हमारी डिफरेंट सब्सिडियरी कंपनी है, इन सबके जो एसेट हैं वो मिला करके कंसोलिडेटेड अमाउंट आया होगा ना। तो पहले तो आपको ये समझना है कि कंसोलिडेटेड अमाउंट का क्या मतलब है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड का मतलब है कि जो पेरेंट है उसके एसेट्स और लायबिलिटी और इसकी जितनी भी नंबर ऑफ सब्सिडियरीज कंपनी है उन सब के एसेट और लायबिलिटी कंसोलिडेट कर करके ये फिगर लिखे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं पी प्राइवेट लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन तो गिवन है। अब वो क्या कह रहे हैं, ग्रुप कैरिंग अमाउंट गिवन है इंक्लूडिंग एस प्राइवेट लिमिटेड एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हो गया? अब हम मान लेते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है उसमें ये एस प्राइवेट लिमिटेड है, एक ये भी सब्सिडियरी कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड। जाहिर है कि जब ये कंसोलिडेशन करा गया होगा तो उस कंसोलिडेशन के अंदर इस सब्सिडियरी का, इस सब्सिडियरी का, इस सब्सिडियरी का, इस सब्सिडियरी का और एस प्राइवेट लिमिटेड नाम की सब्सिडियरी के सारे एसेट्स और लायबिलिटी मिला करके लिखे होंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड एसेट एंड लायबिलिटी, ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ एस, इस लाइन का यह मतलब निकला कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो एस प्राइवेट लिमिटेड नाम के एसेट और लायबिलिटी है उनका कैरिंग अमाउंट कितना है। बात समझ में आ गई। यानी कि अब आपकी समझ में यह आना चाहिए, जैसे कि ये गुडविल लिखी हुई है 380, ये तो जितनी भी नंबर ऑफ सब्सिडियरी है और पेरेंट है सबकी मिला करके लिखी है। अब ये जो अमाउंट दिया हुआ है एस प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस ग्रुप के कंसोलिडेटेड अमाउंट में जो एस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी गुडविल का जो शेयर है वो 180 है। यानी कि इस 380 के अंदर 180 की जो गुडविल है वो एस प्राइवेट लिमिटेड की है। अब आपके समझ में ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसी तरह से जो ये कंसोलिडेटेड अमाउंट बिल्डिंग का दिया हुआ है, ये तो सारी सब्सिडियरी और पेरेंट का मिलाकर के लिखा है, लेकिन इसके अंदर एस प्राइवेट लिमिटेड की जो बिल्डिंग का अमाउंट है वो 1340 है। यानी कि जब हमने ये कंसोलिडेटेड फिगर लिखी होगी तो एस प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग 1340 इसके अंदर इंक्लूड करी होगी। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज व्हाट वी मीन बाय। मैंने कहा इसको बस समझना मुश्किल है। एक बार जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये कंसोलिडेटेड का कॉलम क्या कह रहा है और इस कॉलम का एग्जैक्टली मतलब क्या है, यानी कि ये जो कंसोलिडेटेड फिगर्स गिवन है, इस कंसोलिडेटेड फिगर्स के अंदर जो एस प्राइवेट लिमिटेड के एसेट्स और लायबिलिटी इंक्लूड हुए हैं उनका कितना अमाउंट है वो तुम्हें अलग से गिवन है। इसी तरीके से फिर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री 140 की है और उसके अंदर एस प्राइवेट लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है वो 40 की है। लाइकवाइज ट्रेड रिसेवेबल 1700 के हैं, उसके अंदर 900 जो है वो एस प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेड रिसेवेबल्स हैं। इसी तरीके से कैश दिया है 3100, उसके अंदर 1000 का जो अमाउंट है वो किसका है? 1000 का अमाउंट जो है जैसे कि आप देख रहे हो एस प्राइवेट लिमिटेड का है। इसी तरह अब ये तो खैर टोटल दिया हुआ है। उसके बाद इक्विटी, अब इक्विटी के अंदर उसने शेयर कैपिटल जो दी है सिर्फ कंसोलिडेटेड अमाउंट दी है, यानी कि शेयर कैपिटल तुम्हें अब की बार सब्सिडियरी कंपनी की नहीं दी। अब यहां पर बहुत से बच्चे धोखा खा सकते हैं कि सर सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं गिवन होगी तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हम नेट एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे? आई विल लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर अदर इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स की गिवन है, सब्सिडियरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स तुम्हें गिवन नहीं है। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स हैं, इनके ट्रेड पेबल्स इतने हैं और टोटल जो है इक्विटी इतनी दी है, टोटल इक्विटी इसकी इतनी दी हुई है।
इज इट क्लियर टू यू? हालांकि यहां पर ये 900 नहीं होना चाहिए, 3460 है, क्योंकि एसेट्स का टोटल इतना है तो लायबिलिटी का टोटल 3460 होगा। इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन तुम्हें गिवन है। वैसे तो 3460 में से अगर मैं 900 का फिगर माइनस कर दूं तो मुझे इतना तो पता लग सकता है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स मिला करके इतनी रही होगी। इतना तो पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3460 में से माइनस कर दूं, 3460 में से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूं, क्योंकि 3 आइटम है, शेयर कैपिटल हमारे पास नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, लेकिन लायबिलिटी तो है, तो टोटल 3460 में से अगर मैं 900 का अमाउंट माइनस कर दूं तो डेट इज इक्वल टू 2560। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी जो है वो 2560 की है एटलीस्ट इस डेट को, और ये डेट जो है वो 31 मार्च 2025 की है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब मेन पार्ट क्या है क्वेश्चन, पहले तो तुम्हें यह समझना जरूरी है। अब एक बार ये बात जब समझ में आ गई, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल as on 31st of March 2025 when P Private Limited Group sold 100% shares of S Private Limited to an independent party। ये क्वेश्चन की मेन डिमांड है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप 31 मार्च 2025 को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। 31 मार्च 2025 को, हालांकि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो गिवन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट अब बनानी है आफ्टर डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब ही होता है सेल करना, यानी कि पेरेंट लिमिटेड ने, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो ये पेरेंट है पी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं और उन सब्सिडियरीज में एक एस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी शामिल है, और ये सभी हमारी होली ओन्ड का मतलब 100% कंट्रोल हमारे पास है। अब वो क्या कह रहे हैं कि पी प्राइवेट लिमिटेड ने सारे के सारे 100% शेयर जो है वो एस प्राइवेट लिमिटेड के में जो हमने इन्वेस्ट करे थे वो सारे के सारे शेयर्स हमने डिस्पोज कर दिए किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को 3000 मिलियंस में। अब की बार हमने स्टेक्स बेचे। अब जब स्टेक्स बेचे तो मुझे करना क्या होगा? अब जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो जाहिर है कि अब मेरी ये जो सब्सिडियरी कंपनी पहले थी, बेचने के बाद अब ये मेरी सब्सिडियरी कंपनी नहीं रहेगी। अब बेचने के बाद अगर ये मेरी सब्सिडियरी कंपनी है ही नहीं तो इसका मतलब कंसोलिडेटेड अमाउंट्स में क्या चेंज आएंगे? ये चेंज आएगा कि जो मैंने यहां 380 लिखा हुआ है और इस 380 के अंदर मैंने जो एस प्राइवेट लिमिटेड के 180 का अमाउंट लिखा हुआ है, उस 180 को मुझे हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसी तरह से बिल्डिंग का अमाउंट जो 3240 है, उसके अंदर जो मैंने एस प्राइवेट लिमिटेड के एसेट्स 1340 के इंक्लूड करे हुए हैं उसको हटाना pड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में मैं कहना ये चाहता हूं, जब हम सेल ऑफ स्टेक्स कर देते हैं और सामने वाली कंपनी अब हमारी सब्सिडियरी कंपनी रहेगी नहीं, तो उस सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हमने अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे इंक्लूड करे हुए हैं वो हमें अब हटाने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली मेजर डिफरेंस। और उसके बाद जब आपने अपने स्टेक्स बेचे, अब उन स्टेक को आप बेचेंगे तो आपके पास कुछ कैश आएगा, कुछ आपको नफा या नुकसान होगा, उसको भी आपको अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो कि ऑलरेडी बनी हुई है उसको एक तरीके से अब आप एडजस्ट करेंगे आफ्टर डिस्पोजल। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? सर आ गया। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख ले। जिनके पास नोट्स हैं वो तो ठीक है, नोट्स को देखेंगे ही, और जिनके पास नोट्स नहीं है फिर उनको यहां पर देखना पड़ेगा। अब बार बार बच्चों से कहा जा रहा है, अब लगता है कि हमें जब सेल बंद करनी पड़ेगी, अब फटाफट आप बुक्स जितनी ले सकते हैं जल्दी ले लें ताकि आपको भी फायदा हो और थोड़ा सा फिर हम और ज्यादा स्पीडीली काम कर सकें। इज इट क्लियर टू यू? एनीवे, 4.1 को आप पहले ध्यान से देखें। 4.1 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.1 ही था ना? हाँ, तो सेक्शन 4 अब स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 4 का सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 4.1। तो 4.1 जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, ध्यान दें। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मेरी कोशिश क्या है, स्टेप नंबर ए में मेरी कोशिश ये है कि मुझे किसी तरीके से नेट एसेट्स पता लग जाएं सब्सिडियरी कंपनी के, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एस प्राइवेट लिमिटेड। जो एस प्राइवेट लिमिटेड है वो सब्सिडियरी कंपनी है
एज एट, और मुझे क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 की दी हुई है और उस दिन हमने कुछ डिस्पोजल करा है, कुछ क्या सारे 100% स्टेक्स हमने बेच दिए हैं, तो इसलिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। अब सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं मैं अब तुम्हें कई बार बता चुका हूं, बिकॉज नेट एसेट्स कैसे पता कर सकते हैं, एक तो एसेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस कर लो, और एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी होती है, और इक्विटी मैंने अभी आपको फाइंड करके ऑलरेडी दिखा दी थी। आपको याद है जब मैंने अभी बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग अलग से तो गिवन नहीं है, लेकिन हमने टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में से एक लायबिलिटी का अमाउंट माइनस कर करके इक्विटी निकाल ली थी। वैसे एसेट्स का टोटल 3460 है और लायबिलिटीज जो है वो 900 की हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो नेट एसेट्स या इक्विटी रही होगी वो 2560 की रही होगी। तो 31/3/2025 को ये इक्विटी थी सब्सिडरी कंपनी के या नेट एसेट से 2560 के। ये 2560 क्या बता रहा है, ये 2560 क्या बता रहा है, इसका भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ 100% स्टेक्स, यानी कि सब्सिडरी कंपनी के जो 100% स्टेक्स हैं उसका जो वर्थ है दैट इज इक्वल टू 2560। भाई नेट एसेट्स या इक्विटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, दैट रिफ्लेक्ट्स द व्हाट वी कॉल वैल्यू ऑफ 100% स्टेक्स। तो हम कह सकते हैं 100% स्टेक्स का वर्थ इतना है, और याद रखें हमने 100% स्टेक्स बेच दिए हैं, और जो हमने 100% स्टेक्स बेचे हैं वो 3000 में बेचे, तो 100% स्टेक्स सोल्ड, 100% स्टेक्स हमने बेचे थे, 100% स्टेक्स हमने बेचे थे, स्टेक्स सोल्ड फॉर। अब 100% स्टेक्स जो हमने बेचे थे वो कितने में बेचे थे, 3000 में बेचे थे, तो आई विल राइट हियर 3000। इज इट क्लियर टू यू? 3000 मैंने यहां पर लिख दिया। जाहिर है कि अब की बार मैंने ज्यादा अमाउंट में बेचा है तो मुझे गेन हो गया। 2560 वर्थ के शेयर को 3000 में बेचेंगे तो मुझे कुछ गेन हो जाएगा, गेन मेरे ख्याल से 440 आ जाएगा। देखो जब मैं ये फिगर्स लिखता हूं तो आप साथ साथ चेक कर लिया करें, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, फिगरेटिव मिस्टेक आई मीन टू से, करेक्ट। उसके अलावा अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, जो कि इस क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है। अब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बनाऊंगा तो मैंने आपको बताया कि अब सब्सिडरी कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी रही नहीं, वो वाली सब्सिडरी कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट को आपने पूरा 100% बेच दी। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए एसेट साइड में हम पहुंचे, और एसेट साइड में सबसे पहले मैंने लिखा एनसीए के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब पहले तो ध्यान से अपनी बैलेंस शीट को देखो, 3240 के कंसोलिडेटेड अमाउंट गिवन है। उस कंसोलिडेटेड अमाउंट के अंदर 1340, एक्चुअली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, 1340 जो है एस प्राइवेट लिमिटेड का अमाउंट इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अब ये मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं रही। तो इसका मतलब एस प्राइवेट लिमिटेड के जो एसेट्स और लायबिलिटी हमने इंक्लूड करें अब हमें उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एस लिमिटेड हमारी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो 3240 में से 1340 की फिगर माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 1900 मुझे लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? बिल्डिंग को लिखने के बाद फिर गुडविल का अमाउंट था। गुडविल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आपको याद होगा 380 गिवन थी, और उसमें एस प्राइवेट लिमिटेड की जो गुडविल थी वो 180 की थी। तो 180 को आपने हटा दिया तो 200 बच गया, 200 आपने लिख दिया। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में हमने करंट एसेट्स को लिखा, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज आपको गिवन है, तो इन्वेंट्रीज आपने लिखी, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज जो आपको गिवन है, कंसोलिडेटेड अमाउंट 100 है और उसमें 40 एस प्राइवेट लिमिटेड का है, तो 60 आपको हटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? इन्वेंट्रीज के बाद फिर मैंने आगे लिखा ट्रेड रिसेवेबल। अब ट्रेड रिसेवेबल जो है वो कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको याद होगा 1700 है, और उसमें एस प्राइवेट लिमिटेड का जो अमाउंट हमने इंक्लूड करा हुआ है वो 900 का इंक्लूड करा है। तो 900 माइनस करने के बाद 800 मुझे आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। अब जब आप कैश बैंक का अमाउंट लिखेंगे
तो कंसोलिडेटेड तो 3100 है और उसमें एस प्राइवेट लिमिटेड का जो कैश हमने इंक्लूड करा है वो हमने हटा दिया। लेकिन भूलना नहीं है, अभी अभी आपने स्टेक्स बेचे। जब आप स्टेक्स बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब की बार आपके पास 3000 रुपये आएंगे, तो ये 3000 यहाँ ऐड करना मत भूलना। तो अब कैश का रिवाइज्ड अमाउंट 5100 आ जाएगा। फिर आपको इन सबको टोटल करना पड़ेगा, इनको टोटल करेंगे तो 8100 आपका टोटल भी आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इस टोटल को करने के बाद फिर आपका जो अगला स्टेप होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर इक्विटी पहले आपने लिखी, अब इक्विटी के अंदर भी आपने लिखा शेयर कैपिटल। जाहिर है कि शेयर कैपिटल तुम्हें पेरेंट की दी हुई है, यानी कि जो कंसोलिडेटेड अमाउंट के अंदर हमने शेयर कैपिटल लिखी होगी वो तो पेरेंट की लिखी होगी, तो इसलिए 1600 ही लिखेंगे। अब जब अदर इक्विटी मैं लिखूंगा, अदर इक्विटी, अब जब मैं अदर इक्विटी लिखूंगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि 4260 जो पेरेंट के कॉलम में लिखी हुई है, आपने कंसोलिडेटेड के अंदर जो लिखी हुई है 4260 लिखा हुआ है। अब इस 4260 में सबसे पहले तो आपको ऐड करना है गेन। गेन कितने का हो गया था? 440 का हो गया था, तो 4700 रुपीज ये आप यहां पर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा कोई इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई करंट लायबिलिटी भी गिवन नहीं है। अब करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल आपके 2700 के थे, 2700 में से माइनस कर देंगे 900, तो 1800। देखो 100% ओन्ड हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, पहले भी कोई एनसीआई नहीं थी और अब तो एनसीआई होने का वैसे भी मतलब नहीं है। तो 8100 जो है ये आपका टोटल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है? राइट सर, इस क्वेश्चन को कैसे करना है अगर ये बात समझ में आ जाती है तो लेट्स हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 4.2 ऑल्सो। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करा रहा, मैं हल्का सा आपको एक रीडिंग के थ्रू बता रहा हूँ। हालांकि जनरली या 99.99% मैं क्वेश्चन को रीडिंग के थ्रू बहुत कम कराता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे ऐसा कराने से आप इसको परफेक्टली समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वन विच वी जस्ट डिड, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि मुझे कुछ और आपको कराना पड़े। लेकिन 4.2 को कराने के लिए और उसके बाद मैं 4.3 भी करूँगा, तो विल टेक 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू। इज इट क्लियर टू यू? 5 मिनट्स का रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ।
सो वेलकम अगेन। तो बेटे 4.2 मैंने कहा था कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी क्या है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी, अब की बार रिलायंस ग्रुप, रिलायंस लिमिटेड नाम का ग्रुप है, यानी कि रिलायंस लिमिटेड जो है वो इस केस में पेरेंट लिमिटेड है और उसकी बहुत सारी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी है और उन सब्सिडियरी कंपनी में एक कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी थी और उसमें एक सब्सिडियरी कंपनी एस प्राइवेट लिमिटेड थी, इसमें रिलायंस जियो इन्फोकॉम है। ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दिया हुआ है कि ये पूरी कंसोलिडेटेड अमाउंट्स तुम्हें गिवन है और इसमें जो सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, इस 190 के अंदर उसका गुडविल का शेयर कितना है, इस बिल्डिंग के अंदर सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का कितना शेयर है। तो इस तरीके से जो ये डिफरेंट आइटम्स आपको गिवन है, इन आइटम्स के अंदर हमने इस सब्सिडियरी कंपनी, ये पर्टिकुलर सब्सिडियरी कंपनी जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, उसका कितना शेयर है वो तुम्हें अलग से गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी इनकी शेयर कैपिटल गिवन नहीं है और अदर इक्विटी के अंदर जो है रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट गिवन नहीं है, जो कि तुम निकाल सकते हो। ट्रेड पेबल्स तुम्हें गिवन है, ये टोटल 4280 है। अगर 4280 में से तुम 450 माइनस कर दोगे तो तुमको इक्विटी डायरेक्टली पता लग सकती है। इज इट क्लियर? नहीं तो एसेट्स में से लायबिलिटी आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट के एंड की डेट को पोजीशन गिवन है 31 मार्च 2025 को। अब इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कहता है कि रिलायंस ग्रुप ने, बस डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में कहता है जो रिलायंस लिमिटेड है, जो पेरेंट है, उसने सोल्ड कर दिए 90% शेयर्स। 90% शेयर हमने अब की बार बेचे हैं और 1000 में हमने बेचे। बस इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है कि पिछली बार हमने 100% स्टेक्स बेचे थे, लेकिन ध्यान ये रखना है, सपोज आप रिलायंस ग्रुप हैं और आपकी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, करेक्ट। चलो सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि आपकी 3 सब्सिडियरी है, S1, S2 और ये रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस इन्फोकॉम। इज इट क्लियर टू यू? अब ये कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है, इस कंसोलिडेटेड अमाउंट के अंदर इन सारी सब्सिडियरीज के स्टेक्स इंक्लूड हैं और पर्टिकुलरली तुम्हें यह भी दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सब्सिडियरी कंपनी के कितना शेयर ये रिस्पेक्टिव आइटम्स के अंदर इंक्लूड है, जो कि इस कॉलम में क्लियरली नजर आ रहा है। अब क्या हुआ कि जो आर लिमिटेड है, इसकी 100% इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में थी। अब 100 में से 90% की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। अब जब मैंने 90% की इन्वेस्टमेंट बेच दी तो ये सब्सिडियरी कंपनी तो मेरी सब्सिडियरी कंपनी अब नहीं रहेगी ना। अब मेरे पास तो सिंपल 10% की इन्वेस्टमेंट है। और जब, याद रखें, अगर किसी कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट 20% से कम होती है तो उसको सिंप्लिसिटी के लिए हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। अब वो हमारी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, अब ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी तो नहीं है। तो अब की बार आप ये मत करना, कहीं आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये जो 90 है, पहले हम इसका 90% ले और फिर इसमें से माइनस करें 670 का 90%। ये नहीं करना। ये आपने पूरी 90 की फिगर 190 में से माइनस करनी है, 670 की फिगर 1620 में से माइनस करनी है। जब आप अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को रिवाइज करेंगे, आफ्टर डिस्पोजल बनाएंगे, तो ये पूरे के पूरे जो आपने शेयर सब्सिडियरी कंपनी के इंक्लूड करे हैं उनको आपने माइनस करना है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि अब वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। एक तो ये फर्क, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, इस क्वेश्चन में भी मुझे देखना पड़ेगा, पहले तो जिस तारीख को हमने डिस्पोजल करा है उस दिन सब्सिडियरी कंपनी जो कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, उसके नेट एसेट्स या सब नेट एसेट्स या इक्विटी कितनी है, जो कि तुम पता कर सकते हो। मैंने आपको कई बार बोला है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें, 1280 निकल हम हासिल कर सकते हैं, या आप इस टोटल अमाउंट 4280 में से 450 माइनस कर देंगे तो आपके पास शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट आ जाएगा, डेट इज 1280। पॉइंट ये है कि नेट एसेट्स सब्सिडियरी कंपनी के 1280 के हैं ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल को जो नेट एसेट्स है वो ये शो करते हैं कि 100% स्टेक्स का वर्थ कितना है। अब आपने 90% स्टेक्स बेच दिए तो 90% 1280 का कितना आ जाएगा, 1152 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने 100% स्टेक्स बेचे उसका जो वर्थ था वो 1152 का था। अब 1152 में से आपने क्या करना है, 1000, बिकॉज आपने 1000 में बेचा है तो आपको इस केस में लॉस हो गया 152 का। इज इट क्लियर टू यू?
अब मैं जब अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ध्यान क्या रखना है, जो बिल्डिंग है 1620 मैंने अभी कहा, उसमें जो भी इस सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शेयर इंक्लूड है वो आप माइनस करके लिख देंगे। इसी तरह से जब आप गुडविल लिखेंगे तो गुडविल में आपने देखा टोटल अमाउंट जो गिवन था वो गिवन था आपका गुडविल का अमाउंट का 190, उसमें से 90 माइनस कर करके आप लिख देंगे। करेक्ट, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 190 माइनस 100 डेट इज 190 माइनस 90 डेट इज इक्वल टू 100। अब पिछले क्वेश्चन में जब मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी थी, लेकिन अब की बार जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे अब इन्वेस्टमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडियरी कंपनी में, जो कि अब 10% इन्वेस्टमेंट है, उस 10% इन्वेस्टमेंट को मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब मेरी एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। अब जो आपकी 10% इन्वेस्टमेंट है उसका वर्थ कितना है ये आपको कैसे पता लगेगा? जो नेट एसेट्स है 1280 के हैं, उसका 10% आप ले लो तो आपको ये पता लग गया कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है अब इस सब्सिडियरी कंपनी में, जो कि अब एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, अब वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपका एक नॉर्मल एसेट है, वो बैलेंस शीट में आएगा नजर। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट का आपने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद जो इन्वेंट्री है उसमें से 20 आपने माइनस कर दिया, जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शेयर है। इसी तरह से जो आपके ट्रेड रिसीवेबल थे उसमें से जो शेयर है 450 सब्सिडियरी का वो आपने माइनस कर दिया। अब जब आप कैश लिखेंगे 1550, उसमें से पहले तो जो सब्सिडियरी कंपनी का हिस्सा इंक्लूड है वो आपने माइनस कर दिया 500 और प्लस 1000, क्योंकि आपने 1000 में अपने ये शेयर्स बेचे हैं। तो मेन पॉइंट इसमें इन्वेस्टमेंट का है, बाकी सिमिलर टू द वन विच वी जस्ट डिड, जो कि थोड़ी देर पहले, कुछ लम्हा पहले, कुछ साथ पहले हमने करा था, सेम क्वेश्चन है। तो टोटल आपका इतना आ जाना चाहिए। इसी तरीके से इक्विटी या लायबिलिटी की तरफ जब हम आएंगे तो इक्विटी का अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल तो ऑफ कोर्स ग्रुप पेरिड की आएगी। अब अदर इक्विटी 2130 की जो दी है और 152 का जो लॉस हो गया है वो माइनस करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि सारी की सारी सब्सिडियरी कंपनी 100% ओन्ड है। करेक्ट। और करंट लायबिलिटी के है नहीं कोई। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स जो हैं 1350, उसमें से 450 माइनस करके 900 आप लिख देंगे। तो अब मैंने इसीलिए कहा कि ये क्वेश्चन सिमिलर टू द वन जो हमने करा वही था, उसी क्वेश्चन को मैंने थ्रू रीडिंग के आपको बताया, पर मुझे उम्मीद है कि इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है 4.3। इस क्वेश्चन को आप देखें तो 4.3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन कुछ खास बात नहीं होते हुए भी इस क्वेश्चन को मैं किसी कारण से आपको कराऊंगा। हालांकि मैं डायरेक्टली भी समझा सकता हूं, लेकिन फिर भी कहता है ऑन 1/4/2024 को 9X लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर ऑफ 7X लिमिटेड। 80% शेयर हमने एक्वायर करे हैं 1/4/2024 को, और जो हमने शेयर्स एक्वायर करे 10 लाख में करे। और कहता है व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स वाज ₹10 लाख, और कहता है उस दिन जो फेयर वैल्यू थी सब्सिडियरी कंपनी की, ऑफ कोर्स नेट एसेट्स की, वो 10 लाख की थी। 10 लाख रुपए दे करके आपने 80% स्टेक्स एक्वायर करें, ये तो कंसिडरेशन है। और जो नेट एसेट्स हैं उस दिन वो आपको गिवन है 10 लाख के। अब उस आगे कहता है 9X लिमिटेड जो है वो इन्वेस्टर एंटिटी है, पेरेंट एंटिटी है, और 7X लिमिटेड नाम की जो एंटिटी है वो सब्सिडियरी कंपनी है। ड्यूरिंग 2024-25 7X लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ, हालांकि ब्रैकेट में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा है, तो ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडियरी कंपनी ने 1,20,000 की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अर्न करी है। अब आगे कहता है ऑन 31/3/2025 9X लिमिटेड सोल्ड 20% होल्डिंग टू आउटसाइडर्स एट 2,80,000। अब हमने 20% होल्डिंग जो है वो आउटसाइडर्स को बेच दी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे समझा करके बताना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं रीडिंग नहीं कराना चाहता। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, या आप नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मेरी आदत है, जैसे मैंने कहा, तो 4.3 को मैंने लिया। 4.3 को करने के लिए 4.3, अब 4.3 में दिया क्या हुआ है, पहले तो 1/4 मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस पहले करा, 1/4/2024 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2025 को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। करेक्ट। क्वेश्चन में जो हमें दिया है कि 1/4/2024 को 9X लिमिटेड नाम की कंपनी ने 80% स्टेक्स एक्वायर करें, एक्वायर्स 80% स्टेक्स, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्वायर्स
80% स्टेक्स 80% स्टेक्स हासिल करें इन 9x लिमिटेड, सॉरी इन 7x लिमिटेड। 9x में एक्वायर करें 7x लिमिटेड में। 7x सब्सिडियरी कंपनी है, करेक्ट। फिर क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जो अमाउंट हमने पे करा है, अमाउंट पेड, इन शेयर्स को पहले तो 80% हमने एक्वायर करा और इनको एक्वायर करने के लिए हमने 10 लाख रुपीस पे करे। एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन ये भी थी कि जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है सब्सिडियरी कंपनी के, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट नीफा, उनकी जो फेयर वैल्यू है वो भी 10 लाख की है। ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि उनकी फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए की है। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम्हें यह दिया हुआ था कि ईयर के एंड में जो 9x लिमिटेड है, जो पेरेंट एंटिटी है, उसने सेल कर दिए 20% स्टेक्स, सेल्स 20% स्टेक्स, 20% स्टेक्स हमने बेच दिए ₹4, और जो 20% स्टेक्स हमने बेचे हैं वो कहता है 2,80,000 में बेचे। फिर क्वेश्चन में मेन चीज जो गिवन थी वो ये कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न करा, इस पूरे साल में जो इन्होंने प्रॉफिट अर्न करा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम TCI, करेक्ट, या प्रॉफिट कह लो आप, वो इन्होंने जो अर्न करा है 1,20,000 का अर्न करा है इस पूरे साल में। अब समझना ये है, बिकॉज आपने शेयर बेचे हैं ईयर के एंड में, तो ईयर के एंड में मुझे पता करना पड़ेगा कि नेट एसेट्स कितने के हैं। तो जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ईयर के एंड में पहले तो नेट एसेट्स कितने हैं। तो नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31/3/2025, तो 31/3/2025 को जो एक्स लिमिटेड नाम की एंटिटी है उसके नेट एसेट्स कितने हैं मुझे ये पता करने पड़ेंगे। ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडियरी कंपनी जो 7x लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये मैंने एक्स लिमिटेड लिख दिया, वैसे 7x लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इसके नेट एसेट्स बिगनिंग की डेट को, नेट एसेट्स इनके बिगनिंग की डेट को कितने हैं? देखो, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी ही होता है। नेट एसेट्स बिगनिंग की डेट को इनके 10 लाख की है। बिगनिंग की डेट को इनके नेट एसेट्स या इक्विटी 10 लाख की है, और इस पूरे साल में इन्होंने जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अर्न करी है वो 1,20,000 की इनकम अर्न करी है। भाई, ईयर की बिगनिंग में इक्विटी 10 लाख की है क्योंकि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 10 लाख की है, और इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 1,20,000 की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अर्न करी। तो इसका मतलब ईयर के एंड तक आते आते इनके नेट एसेट्स या इक्विटी अब हम कह सकते हैं 11,20,000 की। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो ईयर के एंड में इक्विटी मैंने कैसे पता करी? ईयर की बिगनिंग में जो इक्विटी थी उसमें मैंने ड्यूरिंग द ईयर में जितना भी प्रॉफिट कमाया वो मैंने ऐड कर दिया। तो ईयर के एंड तक आते आते इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी की जो टोटल इक्विटी या नेट एसेट्स थे वो 11,20,000 के थे। अब ये मुझे क्यों पता करने पड़ते हैं? ताकि मुझे ये पता लगे, क्योंकि ये 11,20,000 क्या बताता है? ये 100% की वैल्यू बताता है। तो वैल्यू ऑफ 100% स्टेक्स, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी की जो 100% शेयर कैपिटल है उसकी जो वर्थ है या उसकी जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 11,20,000। इसका यही तो मतलब निकला या कुछ और मतलब निकला? इसका यही मतलब निकला। तो देयरफॉर वर्थ ऑफ, अब मुझे ये पता लग गया कि वर्थ ऑफ 20% स्टेक्स कितना होगा। वर्थ ऑफ 20% स्टेक्स, अब 20% स्टेक्स का वर्थ कितना होगा ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा? 11,20,000 इंटू 20% कर दूंगा, तो डेट इज इक्वल टू 2,24,000। तो मुझे ये पता लग गया कि जो 20% स्टेक्स हमने बेच दिए उनका जो वर्थ है वो 2,24,000 का है। अब सोल्ड फॉर, और बेचा कितने में हमने? 56,000 में। सॉरी, बेचा हमने 2,80,000 में।
तो इसका मतलब गेन आपका कितने का हो गया? 56,000 का हो गया। गेन इज इक्वल टू 56,000। बेसिकली क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन में हार्डली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपसे एंट्री पूछी है। अब एंट्री आप करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचा आपने? 2,80,000 में बेचा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप स्टेक्स बेचेंगे, जब आप अपनी स्टेक्स बेचेंगे तो आपने किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को नहीं बेचे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एनसीआई एंड अदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और बिकॉज जो आपने स्टेक्स बेचे हैं उनका वर्थ 2,24,000 से है, तो एनसीआई 2,24,000 से बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? और उसके अलावा 2 अदर इक्विटी, बिकॉज आपको गेन हो गया 56,000 का, तो 56,000 का गेन, उसकी एंट्री आप इस तरीके से करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ठीक है, इस सेशन में मुझे ये सेक्शन कराना था 4.3 तक, तो इसके साथ आपका सेक्शन 4 खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर ऑफ कोर्स सेक्शन 5 से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे कह के थक गया हूँ कि नोट्स और बुक्स आप फटाफट खरीदें। अगर इनको आप नहीं खरीदोगे तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो इतना माइलेज आप उठा सकते हैं इन सेशंस का, फिर उतना माइलेज आपको नहीं मिलेगा। ये वो बुक्स हैं खासतौर से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इनकी झलक नहीं देखी है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हैव ए गुड डे, एंड with lots of blessing we take leave of you.